1 करोड़ की शादी। राजन अपने एक छोटे से परिवार के साथ हसनपुर में रहता था। राजन के परिवार में वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर उसे अपनी बेटी सुनीता के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी। अरे भैया आइए आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। सब ठीक तो है ना? ओ बहन, सब ठीक है, बस तुम्हारे घर आने का समय नहीं मिल पा रहा था। चलो आज आ गए, ये भी बढ़िया है। लेकिन आज तो आना जरूरी था, एक खास बात करनी है तुम दोनों से। ऐसी भी क्या खास बात है लखन भाई? बैठिए, पहले चाय पीजिए। देवकी चाय लेने चली जाती है। लखन बैठता है और राजन से कहता है, देखो राजन, बात यह है कि अब सुनीता की उम्र हो गई है। हाँ, बात तो सही है। मैं चाहता हूँ उसका रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाए। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा परिवार है। भाई साहब, हम भी इसी चिंता में रहते हैं। वैसे कौन सा परिवार है, जरा विस्तार से बताइए। कैलाश नाम के सज्जन व्यक्ति है जो पास ही के शहर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए और प्रतिष्ठित आदमी है। उनके बेटे का क्या नाम है? उनके बेटे का नाम है रोहन, जिसकी उम्र 28 साल है। लड़का पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा कमाता है। अच्छा, और उनके परिवार में और कौन कौन है? कैलाश जी की पत्नी शीतल है और एक बेटी सोनी भी है। और परिवार कैसा है? पूरा परिवार बहुत ही अच्छा और सुसंस्कृत है। मैंने उनके घर के बारे में बहुत कुछ सुना है और खुद भी जाकर देखा है। परिवार तो अच्छा लगता है, लेकिन लड़का करता क्या है? रोहन एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता है। लड़के के बारे में कुछ और बताइए ना। लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है। और स्वभाव का कैसा है? वो तो अपने माता पिता का इतना सम्मान करता है, परिवार को साथ लेकर चलने वाला इंसान है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसे संस्कारी लड़के कम ही मिलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या उन्होंने हमारे बारे में कुछ पूछा? आज जब मैंने सुनीता के बारे में बताया तो वे काफी उत्साहित हुए। तो क्या कहा उन्होंने? वे भी अपने बेटे के लिए एक सुसंस्कृत और अच्छे संस्कारों वाली लड़की चाहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने उन्हें सुनीता के स्वभाव, पढ़ाई लिखाई और तुम्हारे परिवार के बारे में बताया तो वो लोग बहुत खुश हो गए। मुझे ये सब सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें एक बार लड़का और उसका परिवार देख लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहने आया था। वे लोग भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहो तो एक मुलाकात तय कर लेते हैं। हाँ, हमें जरूर मिलना चाहिए, आखिर बेटे के जीवन का सवाल है। हाँ लखन भाई, तुम आगे बात करो, हम भी जल्दी उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करके जल्दी मिलने की व्यवस्था करता हूँ। और चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिनों बाद राजन और उसका परिवार कैलाश के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। अरे राजन जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए, बैठिए बैठिए। जी बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर हमें भी अच्छा लग रहा है। देवकी जी, कैसी हैं आप? सुनीता बिटिया, कैसी हो? जी हम सब ठीक हैं, और आप? बस आपकी कृपा है। आइए, कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए पहले। सभी हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। नौकर नाश्ता लाता है और बातचीत शुरू होती है। लखन जी से जब सुनीता और आपके परिवार के बारे में सुना तो बहुत अच्छा लगा। सुनीता एक सुसंस्कृत और समझदार लड़की है, ये जानकर दिल खुश हो गया। जी, हमें भी रोहन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। आजकल ऐसे संस्कारी और मेहनती लड़के कम ही मिलते हैं। हमें भी बहू के रूप में एक समझदार और अच्छे संस्कारों वाली लड़की चाहिए, जो परिवार को एक साथ रख सके। बिल्कुल सही कहा आपने। रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का होता है। देखिए राजन जी, एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कहिए। हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम अपनी बहू के रूप में सिर्फ सुनीता चाहते हैं, ना कि कोई दहेज। अरे, ये सुनकर तो दिल को बहुत सुकून मिला कैलाश जी। आजकल ऐसी सोच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जी हाँ, आपके विचारों से तो बहुत खुशी हुई। हमारी सोच तो यह है कि लड़की अपने संस्कारों और शिक्षा से घर को रोशन करती है, ना कि पैसों या दहेज से। बहुत ही सराहनीय विचार है आपके। सच कहूँ तो मैं पहले ही तय कर चुका था कि अगर दहेज की मांग होगी तो मैं रिश्ता नहीं करूंगा। राजन जी, हमें तो सिर्फ अच्छे रिश्ते की चाह थी और वो हमें मिल गया। तो फिर अब हमें बच्चों को भी एक दूसरे से बात करने देना चाहिए। आखिर फैसला तो उन्हीं का होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रोहन और सुनीता को बातचीत के लिए पास के अलग कमरे में भेज दिया जाता है। सभी बुजुर्ग बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। हेलो सुनीता, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप?
मैं भी अच्छा हूँ। तो क्या आप इस रिश्ते के बारे में सही महसूस कर रही हैं? जी, परिवारों को देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। जी हाँ, और आपकी भी। मैंने मम्मी पापा से सुना कि आप बहुत समझदार और होनहार हैं। धन्यवाद। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। तो और क्या चाहते हैं आप? मुझे नई नई चीजें सीखना और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आपको? मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। बचपन से ही नई नई जगहों पर जाने का बहुत शौक है। ओहो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर अगर हमारी शादी होती है तो हम साथ में बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जी बोलिए ना। मैं ऐसा पति बनना चाहता हूँ जो अपनी पत्नी के सपनों को भी उतना ही महत्व दे जितना अपने सपनों को देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी कोई खास इच्छा हो, करियर या कुछ और, तो मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं अपनी पहचान बनाए रखूं। यही तो सबसे जरूरी बात है, एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना। मैं भी चाहती हूँ कि शादी प्यार और आपसी समझदारी से भरी हो। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि आपको ये रिश्ता पसंद है? हाँ, और आपको? मुझे तो पहली नजर में रिश्ता पसंद आ गया था। दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। देवकी और शीतल दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। तो बच्चों, क्या फैसला लिया? पापा, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी। तो फिर ये रिश्ता तय समझे? हाँ बिल्कुल, अब हमें सिर्फ शुभ दिन तय करना है, समझी जी। सब खुशी से एक दूसरे को बधाई देते हैं। कैलाश ने दिखावे के लिए दहेज से इनकार कर दिया था, लेकिन रोहन को बिना दहेज की शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसने सुनीता और उसके परिवार के सामने खुद को दहेज के खिलाफ दिखाया, लेकिन असलियत ये थी कि वो दहेज चाहता ही था और इस सच्चाई को उसने सबसे छुपा कर रखा था। क्या हुआ रोहन, इतनी गंभीरता से क्यों बुलाया? पापा, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बेटा। पापा, आपने सबके सामने दहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं बिना दहेज शादी नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन बेटा हमने तो साफ कह दिया कि हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे लेकिन शादी का खर्चा और फिर ये हमारे स्टेटस का सवाल है। सब कुछ पैसों से ही तो होता है। लेकिन बेटा हमने जो कहा, अगर हम उससे पीछे हटे तो हमारी इज्जत पर आंच आ सकती है। पापा, आपको किसी भी तरीके से उनसे दहेज तो लेना ही होगा, चाहे कोई भी बहाना बनाना पड़े। लेकिन बेटा वो लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, अब अगर हम कुछ मांगेंगे तो वे गलत समझ सकते हैं। पापा, उन्हें ये महसूस कराइए कि शादी में खर्चा तो होता ही है और लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ दे। लेकिन बेटा अगर वे इस पर राजी नहीं हुए तो? पापा, हर माता पिता अपनी बेटी की शादी में कुछ न कुछ देना ही चाहते हैं, बस हमें सही वक्त पर इशारा करना चाहिए। अरे लेकिन बेटा। देखिए पापा, आप ये कह सकते हैं कि हमारे रीति रिवाज में कुछ देना दिलाना होता है। उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है बेटा, मैं इस पर सोचूंगा, लेकिन अगर सुनीता को इस बारे में पता चला तो? उसे मैं कभी पता ही नहीं चलने दूंगा। शादी के बाद सब कुछ वैसे भी सामान्य हो जाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे कैसे किया जाए। बस यही चाहिए पापा, अब आपको कुछ करना ही होगा। कैलाश मन में उथल पुथल लिए कमरे से बाहर निकल जाता है और रोहन संतोष की मुस्कान के साथ बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई का दिन आ जाता है। कैलाश राजन को एक कोने में बुलाते हैं। राजन जी, जरा 1 मिनट इधर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए कैलाश जी, सब ठीक तो है ना? देखिए बात यह है कि हमारे परिवार में एक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। जी जी। घर के होने वाला दामाद को सगाई के समय एक टीका दिया जाता है जो कम से कम 5 लाख रुपए का होता है। 5 लाख रुपए का टीका? अगर ये परंपरा ना निभाई जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और हम नहीं चाहते कि कोई अपशगुन हो। लेकिन कैलाश जी, इतनी बड़ी रकम मैं अचानक कहाँ से लाऊंगा? मुझे तो पहले से इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। देखिए राजन जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन यह रिवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर कैलाश जी, अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो इंतजाम हो सकता है। आखिर बेटे की शादी में ये छोटी छोटी बातें तो निभानी ही पड़ती है। ठीक है कैलाश जी, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं जानता था कि आप समझदार इंसान हैं, बस ये बात हमारे बीच ही रहे तो बेहतर होगा।
जी, किसी को पता नहीं चलेगा। राजन भारी मन से पैसे जुटाकर चुपचाप कैलाश को 5 लाख रुपए दे देता है, ये सोचकर कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहन पहली बार सुनीता के घर आता है। शादी की तैयारियों के बीच उसे 1000 रुपए का टीका दिया जाता है। बाद में वो गोपाल को अकेले में बुलाता है। गोपाल जरा इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जीजाजी कहिए, सब ठीक था? देखो गोपाल, मैं कुछ कहूं तो बुरा मत मानना, लेकिन आज ना मेरी बहुत नाक कट गई यार। नाक कट गई? किससे बात कर रहे हैं जीजाजी? हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि जब दामाद पहली बार ससुराल आता है तो उसे कम से कम 1 लाख रुपए का टीका दिया जाता है। हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। और मुझे सिर्फ 1000 रुपए देकर भेज रहे हो? ये तो अपशगुन होता है हमारे यहाँ। अब सोचो, शादी से पहले ही ऐसा अपशगुन हो जाए तो आगे क्या होगा? क्या सच में ऐसा होता है? हाँ भाई, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों की मान्यताओं को टालना ठीक नहीं होता। गोपाल घबरा जाता है। वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप 1 लाख रुपए का इंतजाम करता है और रोहन को दे देता है। बाहर बाकी परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त रहता है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। कुछ दिनों बाद कैलाश राजन को फोन करता है। नमस्ते कैलाश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते राजन जी, बस शादी की तैयारियों में लगे हैं। इसी सिलसिले में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। देखिए, मैंने सोचा आपसे पहले ही पूछ लूं, लड़की को क्या क्या दे रहे हैं शादी में? जी, हमने फर्नीचर, फ्रिज, टीवी और एक एयर कंडीशनर देने का सोचा है, ताकि बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। अरे राजन जी, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचिए, इतनी सारी चीजें यहाँ तक लाने में कितनी दिक्कत होगी। जी हाँ, वो तो है। वही तो, लंबा सफर है, नुकसान होने का भी डर रहेगा, और फिर अगर यहाँ आकर कुछ कम ज्यादा हुआ तो? हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर? मेरा बस सुझाव है कि आप ये सब सामान भेजने के बजाय हमें 10 लाख रुपए दे दे। 10 लाख? जी, हम यहीं पर अच्छे से सब खरीद लेंगे, कोई झंझट भी नहीं रहेगा, और क्वालिटी भी हमारी पसंद की मिल जाएगी। लेकिन कैलाश जी, इतने पैसे का इंतजाम अचानक से कैसे होगा? अरे राजन जी, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। पर ये बात तो हुई नहीं थी। ये सब तो आपकी बेटी के ही काम आएगा, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे आप। ठीक है कैलाश जी, मैं इंतजाम करता हूँ। राजन फोन रख देता है। उसका चेहरा चिंता में डूब जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करे। कुछ दिनों बाद शीतल देवकी से मिलती है और कहती है, अरे देवकी जी, कैसी चल रही है तैयारियां? अब तो शादी बस आने ही वाली है। हाँ शीतल जी, सब अच्छे से हो रहा है। थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन खुशी भी उतनी है। देखिए, मैं एक जरूरी बात करने आई थी। सोच रही थी पहले ही बता दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ कहिए ना। असल में रोहन को ना सोना सूट नहीं करता, वो सिर्फ ओरिजिनल डायमंड ही पहनता है। जी, मैं समझी नहीं। शादी में उसे जो भी चढ़ेगा वो सब डायमंड का ही होना चाहिए, और बाकी हमें, मतलब कैलाश जी और मुझे, सोने के गहने चल जाएंगे। अरे ये तो बहुत महंगा पड़ेगा शीतल जी। अरे देवकी जी, आप इन सब चीजों की टेंशन मत लीजिए। लेकिन सब कैसे होगा? मैं सोच रही थी आप मुझे 50 लाख रुपए दे दें, ताकि मैं खुद ही सब कुछ अच्छे से खरीद लूं और कोई कमी भी ना रहे। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी बेटी को बाद में कोई दिक्कत ना हो। देवकी सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अपनी हंसती हुई बेटी सुनीता का चेहरा आ जाता है। वो एक गहरी सांस लेती है और मजबूरी में हामी भर देती है। उधर रोहन और कैलाश आपस में बात करते हैं। पापा, अब तक तो हमने राजन जी से 66 लाख रुपए ले लिए हैं। हाँ बेटा, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं हुआ कि हम ये सब कितनी चालाकी से कर रहे हैं। राजन जी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। सुना है उनके पास रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी खासी रकम आएगी। मेरा तो मानना है जितना हो सके अभी और निकाल लेना चाहिए। सही कह रहे हो। जब तक मौका है हमें उनका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना पापा, सुनीता को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। चिंता मत कर बेटा, सुनीता को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों ठहाका लगाते हैं, चाय खत्म करते हैं और आगे की योजना बनाने लगते हैं।
जबकि उधर राजन और देवकी उनकी साजिश से अनजान अपनी बेटी की खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। मेहंदी से एक दिन पहले कैलाश राजन से कहता है, राजन जी, हमारे यहाँ लड़की के घर से सिर्फ खाली मेहंदी नहीं आती, कुछ शगुन भी आता है। जी हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। राजन जी, मेहंदी के साथ कम से कम 10 लाख का शगुन और 10 लाख रुपए लड़के के कपड़े के लिए आते हैं। 20 लाख तो बहुत होते हैं कैलाश जी, इतने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? शादी तो कल ही है। देखिए भाई साहब, इसका इंतजाम तो आपको कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा, वरना शादी में रुकावट आना तय है। सुनीता राजन और कैलाश की बातचीत सुन लेती है और समझ जाती है कि अब तक उसके पिता से करीब 1 करोड़ रुपए की मांग हो चुकी है। पिता के बलिदान को देखकर वो परेशान हो जाती है और मदद के लिए अपनी दोस्त काजल से बात करती है। सुनीता इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? काजल, मैंने पापा और कैलाश अंकल की बातें सुन ली। हाँ, तो क्या हुआ बताओ। काजल, मेरे पापा ने अब तक करीब 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं। पापा की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा है। मैं अब ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या? अब रिश्ता तोड़ दोगी तो क्या फायदा? पर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ दे भी दिए। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ये पैसे तो डूब जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शादी करो और शादी के बाद इन्हें सबक सिखाओ। वो कैसे? शादी के बाद उनके घर से 1 करोड़ रुपए लेना और चुपचाप अपने घर लौट आना, यही इनका असली बदला होगा। ठीक है काजल, मैं यही करूंगी। अब उन्हें उनकी ही चाल में फंसाऊंगी। शादी के 2 दिन बाद सुनीता 1 करोड़ लेकर ससुराल छोड़कर अपने घर लौट जाती है। कैलाश के घर वालों की जब आंख खुलती है तो पैसा गायब देखकर राजन के घर फोन मिलाते हैं। राजन जी, ये क्या देखना पड़ा? आपकी लड़की तो चोर निकली। कैलाश जी, जबान संभाल कर बात करिए। मेरी लड़की चोर नहीं है, आप लोग चोर है। आपकी लड़की ने हमारे घर से 1 करोड़ रुपए की चोरी की है। ना तो वो चोर है, ना ही वो रुपया चुरा कर कहीं भागी है। वो यहीं हमारे सामने है। तो उससे पूछिए, उसने रुपया लिया है कि नहीं? जी हाँ, उसके पास रुपए हैं। आप लोगों ने भी तो हमसे इतने रुपए लिए। पहले कहा आप दहेज नहीं लेंगे, फिर दहेज ना लेने के नाम पर हमें इतना हड़प लिया। हमने आपसे 1 करोड़ रुपए नहीं लिए, हमने अब तक आपसे सिर्फ 70 लाख ही लिए थे। कैलाश जी, आप एक डिवोर्स का पेपर लेकर आइए और हम 30 लाख वापस करने के लिए तैयार हैं। मगर आपकी लड़की तो 1 करोड़ लेकर गई है। जी नहीं, वो बस आपके घर से 30 लाख ज्यादा लाई है। तो आप डिवोर्स का पेपर दे दें और अपने 30 लाख वापस ले जाइए। राजन कैलाश को डिवोर्स के पेपर के साथ घर बुलाता है और सुनीता डिवोर्स के पेपर पर साइन करके कैलाश को 30 लाख रुपए वापस कर देती है।